हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सेवन्थ क्लास के इस चैप्टर से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है, इसमें हम लोग ना थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कवर नहीं हुआ है। बट अगर आप सेवन्थ क्लास की, अब मैं 2021 की जो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ उसमें जाके देखोगे तो आपको पार्ट वाइज सब कुछ मिल जाएगा, वरना सेवन्थ क्लास की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो ना। आपकी एनसीईआरटी में सबसे पहले जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि व्हाट इज़ अ कार्टोग्राफर, कि कार्टोग्राफर क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा मैप दे रखा है फर्स्ट पेज में, और उसमें बोला गया है कि ये जो मैप है ये फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। और उसने क्या बोला कि अगर दो टाइम पे मैप बनी हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि दोनों मैप डिफरेंट होंगे। तो इसने क्या बोला, the two maps are quite different even though they are in the same area, मतलब सेम एरिया के हैं और तब भी अलग हैं। तो एक पहला वाला जो मैप है वो अल इद्रिसी का लिखा हुआ है, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप, प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। नाउ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, equally important is the fact that the science of cartography differed in the two period। मतलब सपोज पीरियड का मतलब क्या हुआ, ये कुछ सालों का पीरियड है जिसमें सपोज 100 साल आ गए और ये नेक्स्ट के 100 ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैप बनाए जाएंगे वो जब यहाँ पे जो मैप बनेंगे दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। नॉट लाइक कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन, जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत हो सकता है कोई एरिया हो जिसने जो सोच के बनाया हो वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। Now, when historians read document, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced। मतलब कभी भी जब भी कोई भी हिस्टोरियन यानी कि जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, जो हिस्ट्री देखते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स रीड करते हैं तो क्या होता है, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इस टाइम पे अगर ये डाटा हमें पता है कि ये मिला हुआ है तो इस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, कुछ टाइम के बाद जो डाटा मिला है इस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। तो इनको हिस्टोरियंस को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है एंड यही चीज़ इसमें बताई गई है। अब नाउ कार्टोग्राफर, एक ये रेड मतलब ये ब्लैक से करके बोल्ड किया हुआ है, कार्टोग्राफर होता क्या है। कार्टोग्राफर इज अ पर्सन जो मैप बनाते हैं, जो मैप्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर अभी से आप 250-300 साल पहले का, कहीं का 250-300 भी नहीं बोलूँगी बट 500 साल पहले का मैप ले लोगे तो बहुत अलग होगा आज के कंपैरेटिव, मतलब इनफैक्ट 200-250 में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गई एक छोटी सी चीज़। आगे बढ़ते हैं, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। अब एक चीज़ और है, जितने भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, सपोज कोई बुक है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, कुछ भी हुआ, वो सब कुछ धीरे धीरे सालों में चेंज होना शुरू कर देती है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। सिंपल सी बात है, उसने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि 100 साल पहले इस वर्ड का ग्रामर अलग थी, अब इसकी ग्रामर अलग है, सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है, इसका मीनिंग हो सकता है 100 साल पहले बिल्कुल अलग था और अब इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया, कुछ भी पॉसिबल है। तो ये चीज़ पॉसिबल है किसके साथ, कि जो ग्रामर और वोकेबुलरी होती है वो विद टाइम इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नाउ अब एक एग्जाम्पल उसने दिया हुआ है, मैं आपको समझा देती हूँ, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है ये। आपको क्या करना है, हिंदुस्तान टर्म ले लो। अब अगर आज कोई हिंदुस्तान बोलेगा आज के ज़माने में तो हम बोलेंगे इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, वेन द टर्म वॉज यूज इन द 13th सेंचुरी, मतलब कि जब 13th सेंचुरी में यूज़ हुई थी, किसने यूज़ की थी, मिनहाज ई सिराज, मिनहाज आई सिराज भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने पर्शियन में लिखा था और उनका मतलब हिंदुस्तान से नहीं था, उनका मतलब था कि पंजाब, हरियाणा एंड जो गंगा और यमुना के बीच में जितना भी लैंड आता है उससे वो हिंदुस्तान को बताना चाह रहे थे। तो आज हिंदुस्तान का मतलब इंडिया है, लेकिन 13th सेंचुरी में उसका मतलब था, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट पंजाब का, थोड़ा बहुत पार्ट हरियाणा का एंड थोड़ा बहुत वो एरिया जो गंगा और यमुना के बीच में आता है। He used the term in a political sense for lands that were a part of the dominance of the Delhi Sultan। मतलब उस टाइम पे जो दिल्ली सुल्तान के अंडर थे, जो पार्ट जहाँ पे उनका ज़्यादा बोलबाला था, उस पार्ट के लिए मिनहाज ऐसे राज ने यूज़ किया क्या, हिंदुस्तान।
The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. लेकिन उस टाइम पे इसमें कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था, और जैसे जैसे सपोज उन्होंने अपना एरिया बढ़ा दिया ना, जैसे समझ लीजिए दिल्ली सुल्तानेट में जो भी लोग थे उस टाइम पे उन्होंने अपना एरिया बढ़ाया, तो ये हो गया कि हाँ जो जो एरिया इनके अंडर आ रहा है वो हिंदुस्तान हो गया। लेकिन आज इसका बिल्कुल अलग मतलब है। अब यहाँ पे एक और कंपेयर किया गया है, ये 13वीं सेंचुरी का कंपेयर किया है, ये अर्ली 16वीं सेंचुरी का कंपेयर किया है कि हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया गया था ज्योग्राफी समझाने के लिए, कौन सी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। मतलब कि फौना यानी कि जो वहाँ पे क्या होते हैं एनिमल्स, और एनिमल्स एंड द कल्चर यानी उन लोगों का जो इस पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं। तो 16वीं सेंचुरी में बिल्कुल डिफरेंस हो गया जो 13वीं सेंचुरी में बोला गया था उससे। लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कि अब तो इसका मतलब बिल्कुल ही अलग हो गया है, तो हमें कभी भी इस बेसिस पे नहीं जाना कि उस सेंचुरी में ये बोला गया था तो वो फाइनल है, भाई चेंज होता रहता है। Equally important is the fact that the science of cartography differed in two period। उसी तरह से जो कार्टोग्राफी है, जो मैप बनाने का तरीका था, जो मैप्स बनाए गए थे वो बहुत डिफरेंट थे। जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट रीड करते हैं, मैप्स रीड करते हैं, टेक्स्ट रीड करते हैं पास से, उनको बहुत ध्यान रखना होता है बैकग्राउंड का, मतलब कि कब वो चीज़ प्रोड्यूस की गई थी, कब उस पर काम किया गया था। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है फॉरेनर्स का। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different thing in the past। आज जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अलग हो सकता है जो पास्ट में वर्ड हुआ है, यूज़ हुआ है उससे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मतलब दिया है फॉरनर, आज हम बोलेंगे फॉरनर किसके लिए, जो भी बंदा इंडियन नहीं होगा। सपोज ये बंदा इंडियन नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये फॉरनर है, ठीक है, ये हम बोल देंगे। लेकिन पहले के टाइम में फॉरेनर ऐसे पर्सन को बोलते थे जो उस पर्टिकुलर विलेज से ना हो, या उस सोसाइटी से ना हो, उस कल्चर से ना हो। मतलब कि कोई नॉर्थ दिल्ली का बंदा या नॉर्थ इंडिया का बंदा अगर कोई साउथ इंडिया में चला गया तो वहाँ पे क्या हुआ, वो नॉर्थ वाला बंदा फॉरेनर कहलाएगा। उसी तरह से अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर, यानी कि एक उस टाइम की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही। कोई पर्सन जो शहरों में रहता था वो फॉरेस्ट में रहने वाले बंदे को भी फॉरेनर बोल सकता था, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। तो दो पीजेंट्स जो रह रहे हैं सेम विलेज में वो फॉरेनर्स नहीं थे। ये हो सकता है कि उनकी कास्ट अलग हो, उनका बैकग्राउंड अलग हो, लेकिन अगर वो सेम विलेज में रह रहे हैं तो एक दूसरे के लिए वो फॉरेनर नहीं है। बट अगर कोई दूसरी विलेज से आया तो वो उस टाइम पे फॉरेनर हो सकता है। तो ये आज के टर्म में बिल्कुल अलग है। तो हिस्टोरियंस को ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हो सकता है आज वो कुछ पढ़ रहे हैं कि आज वो इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है फॉरेनर्स, लेकिन उस टाइम पे फॉरेनर मतलब बाहर से आने वाले लोग नहीं थे। नाउ हिस्टोरियंस और उनके सोर्स के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आर्काइव्स बता देती हूँ। आर्काइव्स क्या होते हैं? एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को या मैन्यूस्क्रिप्ट, जिससे हमें पास्ट की काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको स्टोर किया जाता है, ठीक है। Today, all national and state government have archives where they keep all their old official records and transaction। आज भी स्टेट गवर्नमेंट के और नेशनल जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनके आर्काइव्स होते हैं जहाँ पे वो जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको स्टोर करते हैं। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period। आप लोग क्या देखोगे? कंटिन्यूटी देखोगे सोर्सेज में जो उस टाइम पे यूज़ की गई थी। मतलब समझाती हूँ, यानी कि पहले लोग कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स और इस सब पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। बट क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उनकी डिपेंडेंसी इन चीज़ों पे कम हो गई। द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली। मतलब पहले बहुत सारे और चीज़ें थी, कहीं से कोई टुकड़ा मिला, इंस्क्रिप्शन कहीं लिखा हुआ मिल गया, कोई आर्किटेक्चरल मतलब कुछ ऐसा जिसे कहते हैं ना, कोई मॉन्यूमेंट ऐसा दिख गया जिसमें कुछ लिखा हुआ है, तो लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो बुक्स थी, टेक्स्ट बुक्स थी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। इन टेक्स्ट बुक्स ने जो बाकी इन्फॉर्मेशन थी, अदर इन्फॉर्मेशन, उसको भगा दिया दूर, उसको भगा दिया कि भाई ये ज़रूरत नहीं है, अब हम नॉर्मली टेक्स्ट बुक पर रिलाई करेंगे।
थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। शुरू में पेपर बहुत महंगे आते थे, लेकिन इस टाइम पे क्या हो गया था कि पेपर वगैरह काफ़ी सस्ते हो गए थे और लोग इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे। इसीलिए इस टाइम पे क्या हुआ था, एकदम से टेक्स्ट बुक ज़्यादा वो हो गई थी कि हर कोई अपनी चीज़ें टेक्स्ट बुक में लिखवाता था। पीपल होली टेक्स्ट, भगवान से रिलेटेड, रूलर्स की क्रॉनिकल्स, मतलब जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, लेटर्स, सेंट्स की टीचिंग जो मतलब साधुओं ने सिखाया है, पिटिशंस अगर वो करते थे, जुडिशनल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें, सब कुछ अकाउंट एंड टैक्सेस सब कुछ पेपर में होने लग गया। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको कलेक्ट किया गया था वेल्दी पीपल के द्वारा, ठीक है, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल, इन सबको मतलब कलेक्ट कर लिया जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने, और उनको लाइब्रेरी और आर्काइव्स, वो जो स्टोरेज एरिया था वहाँ पे रख लिया। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. देखो, इन्होंने ये बोला कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, जो टेक्स्ट बुक थी, इनको यूज़ तो किया, लेकिन इनको यूज़ करना डिफ़िकल्ट था ना। आप लोग बोलोगे कि सब कुछ रिटर्न में है तो किस काय बात का डिफ़िकल्ट था, है ना, मतलब हर चीज़ तो लिखी हुई है, लेकिन इसके साथ एक इशू होता था। जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay. Problem with manuscripts. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscript by hand. Suppose आज हमें एक बुक मिलती है, आपकी एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है ये, तो ये सिर्फ एक बार लिखी गई होगी, वो भी किसी ने अपने टाइपिंग से लिखी, मतलब ठीक है पहले लिखा होगा बाय हैंड, फिर उसको टाइपिंग से पूरा टाइप किया होगा, लेकिन ये नहीं है कि उसके बाद हर एक कॉपी लिखी गई होगी, नहीं, फिर तो सीधे प्रिंटिंग हुई है, कुछ भी ह्यूमन एफर्ट नहीं लगा, डायरेक्ट सारा मशीनों ने एफर्ट करा। तो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो अगर सपोज आपने कुछ लिखा फिर मैं उसको देख के कुछ लिखती हूँ, तो मेरी राइटिंग के बाद मतलब आपकी राइटिंग मुझे नहीं समझ में आई, तो मैं हो सकता है कुछ टेढ़ा मेढ़ा पढ़ लूँ और आगे मैं जो लिखूँ वो अपने अकॉर्डिंग लिखूँ, फिर मेरी राइटिंग कोई कॉपी करेगा तो उसको शायद कुछ चीज़ें समझ ना आए। तो इससे क्या होता था, धीरे धीरे दिक्कत ये होती थी कि आगे चलते 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 कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो क्रिएट होते थे वो बढ़ जाते थे। मतलब जैसे कि मैंने आपकी कॉपी करते हुए कुछ चेंजेस करे, फिर आप मेरी किसी ने कॉपी करते हुए चेंजेस करे, तो वो जब सालों में होता गया है तो वो वर्ड का मतलब ही बदल जाता था। ये सीरियस प्रॉब्लम थी, बिकॉज एक्चुअल मैन्यूस्क्रिप्ट तो बहुत मुश्किल से ही मिलती थी, उनकी कॉपी जो पार्ट होता था वही मिलता था। तो हम लोग किस पे डिपेंडेंट थे, सपोज मैंने आपकी कॉपी करी तो अब मेरी राइटिंग पे सब डिपेंडेंट है, ठीक है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस को बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ना पड़ता है ताकि पता चले कि एग्जैक्टली लिखा क्या है, वरना तो समझ में ही नहीं आए। ऑन ओकेजन ऑथर्स क्या करते थे, इनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे रिवाइज भी करते थे, और फिर कुछ और इनके मतलब चीज़ें अगर ऐड होती थी, सपोज किसी ने कुछ और अचीव कर लिया तो वो इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में इनको भी ऐड करवा देते थे, ठीक है। नाउ एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, इसको मैं दिखा देती हूँ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। ये एक की राइटिंग है, सेम चीज़ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे आते आते वो राइटिंग बिल्कुल अलग हो गई, तो सेम चीज़ डिफ़िकल्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कर्सिव है और यहाँ पे थोड़ा सा डेंसर और ज़्यादा पढ़ना मुश्किल है, तो ये चीज़ बहुत हुई थी और इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी। नाउ ये हमने जो मैन्यूस्क्रिप्ट वाला पार्ट था, फॉरेनर्स जो था, एनसीईआरटी का जो शुरू का थोड़ा सा पार्ट है वो कवर कर लिया है। दिस इज़ पार्ट 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हो। उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की है, मेरे चैनल पे 7th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में साइंस भी है, सिविक्स भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इंग्लिश भी है। तो आपको जो भी चीज़ देखनी है, जो भी चैप्टर देखना है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खोलिए, आपको वो चैप्टर वहाँ पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।